गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट के लेक्चर में क्रूड ऑयल की एलिमेंटल कंपोजिशन या तत्वीय जो उसके अंदर आपके एलिमेंट या तत्व पाए जाते हैं उसकी परसेंटेज के बारे में जाना था तथा क्रूड ऑयल की केमिस्ट्री और कंपोजिशन के बारे में जाना था कि आपके क्रूड ऑयल जो होता है वो आपका एनिमल से मिलकर के बना है या फिर प्लांट से मिलकर के बना है। इनका पता हम क्रूड ऑयल में उपस्थित पोरफायरिन के कारण जान पाते हैं। पोरफायरिन एक तरीके का पिगमेंट होता है जो एनिमल तथा प्लांट दोनों में पाया जाता है। जो प्लांट वाला क्रूड ऑयल होता है वह लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर या कम तापमान या कम दाब पर बनता है तथा जानवर वाला जो क्रूड ऑयल होता है जो जानवरों से मिलकर के बना होता है वह आपका किस में पाया जाता है। जो जानवरों से मिलने वाला जो क्रूड ऑयल होता है उसमें भी पोरफायरिन पाया जाता है लेकिन वो कम मात्रा में पाया जाता है। तो जो प्लांट में जो पोरफायरिन प्लांट वाले क्रूड ऑयल में जो पोरफायरिन पाया जाता है वह जो क्रूड ऑयल होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद हमने जाना था कि उसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, वाटर, मेटल वगैरह भी पाई जाती हैं तथा जो वाटर होता है वह समुद्रीय पानी या फिर सी वाटर होता है। उसके बाद में हमने क्रूड ऑयल के इवैल्यूएशन के बारे में जाना था। जो क्रूड ऑयल का हमने जाना था कि क्रूड ऑयल के मूल्यांकन के लिए उसकी क्वालिटी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्रूड ऑयल के बेस का कॉन्सेप्ट, ऑयल की प्रकृति, उसकी केमिकल कंपोजिशन तथा उसके फ्रैक्शन के बारे में ज़रूरी जानकारी देता है। क्योंकि अगर हम उसके बेस का पता नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्रूड ऑयल हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। क्रूड ऑयल का जो बेस होता है वह बेस उसमें उपस्थित एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बेसिस पर हम पता कर पाते हैं। तो इसलिए क्रूड ऑयल का जो बेस है उसका कॉन्सेप्ट, ऑयल की प्रकृति, इसकी केमिकल कंपोजिशन तथा उसके फ्रैक्शन के बारे में ज़रूरी जानकारी देता है। क्रूड ऑयल के आधार निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पैराफिनिक बेस, नंबर 2 एस्फाल्टिक बेस, नंबर 3 इंटरमीडिएट बेस और नंबर 4 नेफ्थेनिक बेस। जो पैराफिनिक बेस होता है वे क्रूड ऑयल जो डिस्टिलेशन के पश्चात या प्रभाजी आसवन के पश्चात पैराफिन वैक्सेस का निर्माण करते हैं, पैराफिनिक बेस क्रूड ऑयल कहलाते हैं। डिस्टिलेशन मतलब प्रभाजी आसवन के पश्चात जो क्रूड ऑयल पैराफिन वैक्सेस जो होती हैं वो आपके टार या कह सकते हैं आपका मोम जैसे पदार्थ या फिर रेजिन वगैरह अगर पैराफिन वैक्सेस का निर्माण करता है तो पैराफिनिक बेस क्रूड ऑयल कहलाते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन मतलब यहाँ पर आपकी जो दाब का मान है वो 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर का मान आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन दाब आपका कांस्टेंट रहेगा, आपका फिक्स रहेगा। तो अगर एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन के पश्चात क्रूड ऑयल के अवशेष में मतलब रेजिड्यू में या फिर जो सबसे आखिर में निकलने वाला आपका उत्पाद होता है उसको हम रेजिड्यू या अवशेष कहते हैं, क्रूड ऑयल का अवशेष कहते हैं, के पश्चात क्रूड ऑयल के अवशेष में एस्फाल्टिक मटेरियल्स होते हैं। एस्फाल्टिक मटेरियल ठोस कण होते हैं जो क्रूड ऑयल में डिस्टिलेशन के पश्चात मिलते हैं। इसमें एरोमेटिक्स की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आपका एरोमेटिक कंटेंट जो होता है या एरोमेटिक की जो मात्रा होती है वो पेट्रोल के लिए बहुत अच्छी होती है। जितना ज़्यादा एरोमेटिक कंटेंट होता है उतना ही अच्छा पेट्रोल होता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन के पश्चात क्रूड ऑयल के अवशेष में एस्फाल्टिक मटेरियल्स होते हैं तो वह एस्फाल्टिक बेस क्रूड ऑयल कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मैनी क्रूड्स या बहुत सारे क्रूड डिस्टिलेशन के पश्चात पैराफिन वैक्सेस तथा एस्फाल्टिक मटेरियल्स का निर्माण करते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि पैराफिनिक अगर कोई क्रूड ऑयल पैराफिन वैक्सेस का निर्माण करता है सबसे आखिर में तो पैराफिनिक बेस कहलाता है। अगर कोई क्रूड ऑयल एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन के पश्चात एस्फाल्टिक मटेरियल का निर्माण करता है तो वह एस्फाल्टिक बेस क्रूड ऑयल कहलाता है। अगर कोई क्रूड डिस्टिलेशन के पश्चात या प्रभाजी आसवन के पश्चात पैराफिन वैक्सेस और एस्फाल्टिक मटेरियल दोनों का निर्माण करता है बराबर मात्रा में तो उसे इंटरमीडिएट बेस कहा जाता है। उसके बाद में आपका नेफ्थेनिक बेस आते हैं। नेफ्थेनिक बेस वे क्रूड होते हैं जिसमें एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन के बाद बहुत कम मात्रा में एस्फाल्टिक मटेरियल के साथ साथ पैराफिनिक वैक्सेस भी पाए जाते हैं। अगर आपका कोई भी जो क्रूड ऑयल है उसमें एस्फाल्टिक मटेरियल के साथ साथ बहुत कम मात्रा में पैराफिन वैक्सेस मिलती है
ज़्यादा मात्रा में एस्फाल्टिक मटेरियल होंगे और कम मात्रा में पैराफिन वैक्सेस होंगे, तो वह जो क्रूड होता है वह नेफ्थेनिक बेस क्रूड ऑयल कहलाता है। ये आपका बेस के आधार पर क्रूड ऑयल का कैटेगराइजेशन हो गया या वर्गीकरण हो गया। उसके बाद में हम दूसरा स्टैंडर्ड देखते हैं कि इसमें एक संस्था US ब्यूरो ऑफ माइंस, ये आपकी यूनाइटेड स्टेट बेस्ड या अमेरिका बेस्ड एक संस्था है जो क्रूड ऑयल का कैटेगराइजेशन करती है या वर्गीकरण करती है। तो US ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार क्रूड ऑयल का वर्गीकरण 2 फ्रैक्शन के विशिष्ट घनत्व पर आधारित होता है। विशिष्ट घनत्व आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी को कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका क्रूड ऑयल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का अनुपात होती है। विशिष्ट घनत्व से हम किसी भी लिक्विड या फिर किसी भी क्रूड ऑयल के घनत्व के बारे में जान सकते हैं। तो US ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार क्रूड ऑयल का वर्गीकरण 2 फ्रैक्शन के विशिष्ट घनत्व पर आधारित होता है। क्रूड ऑयल के एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन से, जब हम क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन करेंगे तो जो डिस्टिलेशन होता है वो, जो क्रूड ऑयल का हम डिस्टिलेशन करते हैं वो आपका हाई टेम्परेचर और फिक्स दाब पर होता है। तो क्रूड ऑयल के एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन से 250 और 275 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी जो क्रूड ऑयल में उपस्थित मटेरियल या कंपोनेंट है, अगर वो वाष्प में बदल जाता है तो उस वाष्प को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो उस वाष्प को इकट्ठा करने के लिए हम उसे कंडेंस करते हैं पहले, या उसको संघनित करते हैं। उसको संघनित करके इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है या वो जो उत्पाद हमें मिलता है उसे की फ्रैक्शन नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद 40 mmHg, ये 40 मिलीमीटर मरकरी पर 40 mm मरकरी तथा 275 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर आपके जो टेम्परेचर है या जो तापमान की है वो रेंज बदल गई है। पहले हमारा 250 से 275 था और अभी 275 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगातार डिस्टिलेशन के पश्चात, मतलब हमारा जो प्रवाजी आसवन है वो लगातार चल रहा है। इसी बीच अगर कोई मटेरियल या कोई भी कंपोनेंट आपका वाष्प में बदल जाता है, तो जब वह वाष्प में बदलता है तो उसके बाद के पश्चात निकलने वाले प्रोडक्ट को की फ्रैक्शन नंबर 2 कहते हैं। उसके बाद इन दोनों फ्रैक्शन का विशिष्ट घनत्व ज्ञात किया जाता है। विशिष्ट घनत्व आपको पता ही है कि वो क्रूड ऑयल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का अनुपात होता है। तो दोनों फ्रैक्शन का विशिष्ट घनत्व ज्ञात किया जाता है। दोनों फ्रैक्शन की स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट घनत्व के आधार पर क्रूड ऑयल निम्न प्रकार का होता है। यहाँ पर आपका जो बेस का आधार है वो वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, पैराफिनिक इंटरमीडिएट पैराफिनिक, ये सारे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसी के बेसिस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की फ्रैक्शन नंबर 1 की पहले हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और API चेक करेंगे। API जो होती है वो किसी भी क्रूड ऑयल की वह मेज़रमेंट होती है या फिर वह माप होती है जिसके द्वारा हम क्रूड ऑयल के हल्के या भारी होने का पता कर पाते हैं। अगर क्रूड ऑयल की API का जो मान है वो 10 से ज़्यादा आता है तो वह उतना ही हल्का क्रूड ऑयल होता है और पानी पर तैरने लगता है। और अगर API की वैल्यू या उसका मान 10 से कम आता है तो वह उतना ही भारी क्रूड ऑयल होता है तथा वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। तो आप की फ्रैक्शन नंबर 1 की स्पेसिफिक ग्रेविटी और API देख सकते हैं। इसी तरह की फ्रैक्शन नंबर 2 की स्पेसिफिक ग्रेविटी और API देख सकते हैं। इसके बेसिस पर ही हमारा पता चलता है कि उस पर्टिकुलर या उस निश्चित क्रूड ऑयल में कितना पैराफिनिक या पैराफिनिक इंटरमीडिएट पैराफिनिक या इंटरमीडिएट नेफ्थेनिक इनके बारे में पता चल पाता है। और इसी से हम पता कर पाते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा पैराफिनिक वैक्सेस बनेंगी या फिर एस्फाल्टिक मटेरियल्स आपके उसके अंदर बनेंगे। आज के लेक्चर में हमने फ़िलहाल उसकी कंपोजिशन और उसके बेस के आधार पर क्रूड ऑयल का वर्गीकरण जाना है। आगे के लेक्चर में हम इसको और प्रोसीड करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको इसका बाद में ये काम आए। थैंक यू।